क्यों मायके से बहू खाली हाथ नहीं आती? बेटा शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। माँ उर्मिला जी रिंकी से बोली, हमारे घर के हालात तो ऐसे नहीं है कि मैं सबके लिए तोहफा लेकर जा सकूं। चिंता मत करो, जो फल मिठाई तुमने दिए हैं ना वही बहुत है। रिंकी ने माँ को समझाते हुए बोला। अच्छा ये बता दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? उर्मिला जी ने धड़कते दिल से पूछा। हाँ माँ, कहा तो है, घर से निकल गए हैं, आते ही होंगे। इतना कहकर रिंकी अपना सामान पैक करते हुए पति अंकित का इंतजार करने लगी। रिंकी के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की ही तो बात है, उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सास सुधा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर गोविंद बाबू सुधा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल की औरत हो तुम, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम अपनी बहू के मायके से तोहफे की उम्मीद करती रहती हो। देखो सुधा, उनकी जितनी क्षमता है उतना बहुत दिया उन्होंने। अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। सुधा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी रिंकी की जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था और उनका 4 साल का बेटा और 3 महीने की बेटी ने भी रोना शुरू कर दिया। अंकित और पवन भी माँ को चुप रहने को बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो भी चुप हो गए। तब अंकित ने इशारे में रिंकी से भाभी और बच्चों को वहाँ से हटाने को कहा। जेठानी का मायका भी रिंकी की तरह ही था। सुधा जी ने समाज में दिखाने को तो गरीब घर की बहू लाई थी, पर कभी मन से स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से गोविंद बाबू बहुत नाराज होते और सुधा जी का एक ही दाव होता, सब कुछ छोड़ देती, ना खाती ना बोलती, हार कर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। रिंकी के लिए यह पहला मौका था और वह खुद भी सुधा जी के बाढ़ से डरी हुई थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुन वो जल्दी से बाहर निकल कर घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो कार में अंकित के साथ गोविंद बाबू भी आए हुए थे। खुद को डरते डरते संभालते हुए उसने ससुर के पैर छू के अंदर आने का न्योता दिया। उर्मिला जी समधी को देख आश्चर्यचकित हो गईं। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अंकित घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। गोविंद बाबू ने कहा, समधन जी आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिना बताए आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे अंकित मेरा बेटा है वैसे ही रिंकी मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वह मेरी धर्म पत्नी है, पर क्या करूं, जब वह सिर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती नहीं। और अब बात ऐसी है कि रिंकी बहू पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ को इस बात का इंतज़ार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे, पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ़ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो यह थोड़े तोहफे लाए हैं इसे देख लें और इसे रिंकी के सामान के साथ बांध दें। हमने आपके हिसाब से ही सब लिया है, बस इसे स्वीकार कर लें। गोविंद बाबू ने कहा, पर यह सब हम कैसे ले सकते हैं समधी जी? आपने हमारे लिए सोचा यही बहुत है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उर्मिला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। गोविंद बाबू कुछ कहते इससे पहले अंकित सास उर्मिला जी से बोला, मम्मी जी आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं यह सब सोचने के लिए। रिंकी भी घर के हालात से वाकिफ़ थी, उनकी बात मान ली। तब अंकित ने बताया, बहुत बार हम लोग भाभी की भी ऐसे ही मदद कर देते हैं परिस्थितियां देखकर, पर अब इसका हल मिल गया है। तुम चिंता मत करो रिंकी, सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला जी गोविंद बाबू को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाईं, रिंकी के पिता नहीं है, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए मेरी बेटी के लिए। अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। गोविंद बाबू बोले, समधन जी आप रिंकी की चिंता ना करें, सुधा की इन आदतों से हम लोग भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की कोशिश करूँगा। जबकि यह उसका ही निर्णय था कि उनकी बहुएं उनके हिसाब से आएँ। हमने मान लिया और संजोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं।
समधन जी, एक दिन ऐसा आएगा जब सुधा खुद कहेगी कि बहू मायके से तोहफे लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी आ जाना। रिंकी अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुधा जी ने तुरंत ही रिंकी से तोहफे की बात पूछी तो पीछे से गोविंद बाबू आते हुए बोले, सुधा, इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो, अंकित के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाएं, तोहफे तुम देकर भेजोगी। उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी, यह क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वह रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हें तोहफे देने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुधा, बहुत हो गया। सुधा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि गोविंद बाबू पहले से तैयार बैठे थे। बहू, ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसे क्यों बोले? सुधा जी ने आश्चर्य से पूछा। अभी मैं पड़ोसी पंकज से मिला, वह बहुत परेशान था। बेटी को ससुराल भेजना था। कह रहा था बेटी के ब्याह में इतना कर्जा लिया, अब फिर ससुराल वालों के लिए तोहफा देना। बताओ गोविंद बाबू, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफे भी। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जमाई से बात कर, उसे समझाने की कोशिश कर, वह समझ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहू से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे सुधा, समझो, जो बहू इतना मान देती है कभी पलटकर कुछ नहीं कहती। तुम इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचने की कोशिश करो। गोविंद बाबू समझाते हुए बोले। सुधा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं भी ना जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफे लाने के लिए, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। गोविंद बाबू पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनके गुस्सा होने से पहले बात कह देने पर शायद वह समझ जाए। दोस्तों, आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती है, सास को ज़रूर इंतज़ार रहता है।